हेलो बच्चों, सभी को राधे राधे। रिद्धि सिद्धि फिजिक्स कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो कि रिद्धि सिद्धि फिजिक्स कोचिंग क्लासेस में की ऑफ सक्सेस का सिलेबस चल रहा है और इसके अंतर्गत हम कक्षा 12वीं का जो भौतिक विज्ञान है विषय है उसमें हम रे ऑप्टिक्स यानी किरण प्रकाशिकी के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने कई सारे वीडियोस जो हैं वो अपलोड कर दिए हैं। जिन विद्यार्थियों ने नहीं जाकर देखा है वो जाकर देख ले। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि क्रांतिक कोण क्या होता है यानी क्रिटिकल एंगल क्या होता है, क्रांतिक कोण और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक होता है उसमें क्या रिलेशन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिनका ऑब्जेक्टिव में एक बोर्ड एग्जाम में या कोई सा भी आपका कंपटीशन एग्जाम है उसमें पूछा जाता है। ठीक है, इस वीडियो में स्पेशली एमपी टेट के जो वर्ग 2 के विद्यार्थी हैं जो तैयारी कर रहे थे तो उन्होंने देखा होगा कि जो न्यू सिलेबस आया है उसमें 5 चैप्टर भौतिक विज्ञान के रखे हुए हैं, जिसमें ये वाला जो आपका दर्पण वाला लेंस वाला भी चैप्टर है, काफी इंपोर्टेंट चैप्टर है। तो उन विद्यार्थियों के लिए भी ये वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। आपको कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ मैं जो बताऊंगा उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। आप ध्यान से इसको सीरियसली होकर देखें और समझें, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करिएगा। जिन विद्यार्थियों ने जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे ताकि आपको अपडेट की जानकारी मिलती रहे। और अपने जो भी विद्यार्थी दोस्त लोग हैं उन्हें अधिक से अधिक आप शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। तो आइए स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं सबसे पहले कि क्रिटिकल एंगल होता क्या है। ठीक, देखो मान लो हमने एक पृष्ठ ले लिया, ये आपका क्या हो गया, अभिलंब हो गया, ये पृथककारी पृष्ठ हो गया। इसके ऊपर की ओर हमने एक सघन माध्यम रख दिया। कैसा माध्यम रखा, सघन माध्यम। ठीक, जिसका अपवर्तनांक कितना है, n1 है। नीचे की ओर हमने विरल माध्यम रख दिया, विरल माध्यम, जिसका अपवर्तनांक कितना है, n2 है। ठीक, अब अगर कोई प्रकाश किरण इस वाले बिंदु पर आपतित हुई, नाम दे दिया मैंने PQ। ठीक, तो हम क्या देखते हैं कि मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, सविदा, यानी अगर कोई प्रकाश किरण सघन से, V का मतलब विरल की ओर जाती है, अगर कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो दा का मतलब क्या होगा, दूर हटना, यानी वो अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। ठीक, और इसी के जस्ट अपोजिट आपको ध्यान रखना, अगर वह विरल से सघन प्रवेश कर रही है तो अभिलंब की ओर क्या होगी, झुकेगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं क्रिटिकल एंगल में जो प्रकाश किरण है आपका वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है, और वो परवाना ही पड़ेगा। ठीक है, तभी जाके आपका क्रिटिकल एंगल वहां पर क्रिएट होगा। ठीक, तो जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो वैसे तो इसको जाना कैसे था, तो उसका जो पथ था, रियल पथ था, ठीक है, वो इस प्रकार से था, लेकिन अपवर्तन के कारण वो अभिलंब से दूर हटकर और यहां से ऐसे चली जाती। तो ये आपका PQ हो गया जो कि आपकी आपतित किरण रहेगा। ठीक है, यानी इंसिडेंट रे बोल सकते हैं। और ये जो आपका QR है ये आपका अपवर्तित किरण हो जाएगा, यानी रिफ्लेक्टिंग रे हम इसे बोल सकते हैं। ठीक, यह जो कोण रहता है इसको हम आपतन कोण कहते हैं, और अभिलंब के साथ यह जो कोण बनेगा इसको हम कहेंगे अपवर्तन कोण। अब थोड़ा सा विचार करो कि अगर आपतन कोण का मान हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। मान लो ये पहले कितना था, 30 डिग्री था, अपवर्तन कोण का मान कितना था, 45 डिग्री आ गया। ठीक, अब आपने अगली बार जो प्रकाश किरण है वो अधिक कोण के साथ आपतित कर दी, मान लो यहां पर आपतित कर दी, और इस बार जो आपका आपतन कोण है वो 45 डिग्री का, कितने डिग्री का बेटा, 45 डिग्री का।
फिर से अभिलंब की ओर, अभिलंब से दूर हटेगी और अभिलंब से दूर हटकर ये जो आपके प्रकाश किरण है इस प्रकार से आ गई। ठीक, इस बार जो अपवर्तन कोण का मान है वो कितना हो गया आपका 60 डिग्री हो गया। तो आपने क्या देखा कि जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। एक स्थिति ऐसी आएगी कि अगर आपने आपतन कोण का मान एक ऐसा मान लिया, ठीक है, तो मान लो ये आपतन कोण का एक मान ले लिया हमने, कितना ले लिया 60 डिग्री ले लिया इस बार तीसरे में। अब ये जो आपकी अपवर्तित प्रकाश किरण है ये अभिलंब से दूर हटते हटते एक स्थिति ऐसी प्राप्त होगी कि यह इस पृथक्कारी पृष्ठ पर आ जाएगी। ठीक, यहाँ आ गया आपका Q और ये हो गया आपका R। इस बार जो अपवर्तन कोण का मान है वो हो जाएगा आपका यहां से यहां तक, यानी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो आपतन कोण का सघन माध्यम में आपतन कोण का वही मान जिस पर अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाता है 90 डिग्री हो जाता है, समकोण हो जाता है, आपतन कोण के उसी मान को हम कहेंगे क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण कहेंगे। ठीक है, तो इन तीनों में से आपने आपतन कोण का मान 30 डिग्री भी लिया था, 45 डिग्री भी लिया, 60 डिग्री भी लिया, लेकिन इन तीनों में से किस मान पर आपतन कोण का वह कौन सा मान है जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो गया था? तो आपने क्या देखा, वह मान था 60 डिग्री, यानी जब I बराबर आपने कितना लिया था 60 डिग्री लिया था। ठीक है, तो R बराबर आपके पास कितना आ गया था 90 डिग्री आया। जब आपने I बराबर कितना लिया था 45 डिग्री लिया था। ठीक है, तो आपका जो अपवर्तन कोण का मान था वो कितना हुआ था 60 डिग्री। और जब आपने I बराबर कितना लिया था 30 डिग्री तब अपवर्तन कोण का मान कितना आया था 45 डिग्री आया था। तो इन तीनों में से आपतन कोण का यह जो मान है जिस पर अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाता है 90 डिग्री हो जाता है, आपतन कोण के इसी मान को हम क्रांतिक कोण कहते हैं, यानी ये आपका हो गया क्रांतिक कोण इन दोनों माध्यमों के सापेक्ष। ठीक, यहाँ पर जो भी माध्यम हो सघन, यहाँ पर जो भी माध्यम हो विरल। ठीक है, यानी जो आपका डेंसर मीडियम है और जो आपका रेयर मीडियम है इन दोनों के सापेक्ष, ठीक है, जो आपका क्रांतिक कोण है वो कितना हुआ 60 डिग्री हुआ, क्योंकि इसी कोण पर अपवर्तन कोण का मान कितना हो गया 90 डिग्री। तो अगर क्रांतिक कोण की परिभाषा आती है तो सिंपल सा हम यह कहेंगे कि सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, आपतन कोण के उसी मान को क्रांतिक कोण कहते हैं। और हमारे इस एग्जाम्पल के हिसाब से हमारा जो क्रिटिकल एंगल रहेगा इन दोनों माध्यमों के लिए वो कितना रहेगा 60 डिग्री रहेगा। ठीक है, तो कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है इस प्रकार से 3 दे दे आपको और आपसे पूछा जाए कि बताइए इनमें से क्रांतिक कोण क्या होगा, तो जिस कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो रहा है वही आपके लिए क्या रहेगा इन दोनों माध्यमों के लिए क्रांतिक कोण रहेगा। क्रांतिक कोण को हम IC से भी दर्शा सकते हैं या कहीं कहीं बुक पर इसको थीटा और C से भी दर्शा गया, जहां पर C क्या रिप्रेजेंट करता है क्रिटिकल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्रांतिक कोण। ठीक, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो ये इसी तरह से आपको ध्यान रखना है, जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है उसी को क्या कहेंगे हम आपतन कोण कहेंगे। ऐसे आपतन कोण को ही हम क्या कहेंगे क्रांतिक कोण कहेंगे। ठीक, आपतन कोण पर या क्रांतिक कोण पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा क्रांतिक कोण पर यानी अगर आपका आपतन कोण क्रिटिकल एंगल के बराबर है तो बताइए अपवर्तन कोण कितना होगा, तो वहां पर अपने का हमारा आंसर कितना होगा 90 डिग्री। अगर आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर है तो अपवर्तन कोण का मान कितना होगा 90 डिग्री। ये दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। ठीक, आइए बात करते हैं कि आपतन कोण और जो क्रांतिक कोण है, ठीक, IC तथा माध्यम का अपवर्तनांक n में समगम। ठीक,
एन क्या है आपका अपवर्तनांक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आईसी क्या है आपका क्रिटिकल एंगल। ठीक, इनमें हम क्या स्थापित करने जा रहे हैं संबंध, यानी क्रांतिक कोण तथा माध्यम के अपवर्तनांक में संबंध स्थापित कीजिए। तो सबसे पहले एक रे डायग्राम बना लेते हैं हम। तो यहाँ पर मैंने एक रे डायग्राम बना रहा हूं मैं, इसको आप ध्यान से देखिएगा। ये बनाया हमने, ये आपका क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, एन एंड एस यानी अभिलंब हो गया। ये पृथककारी पृष्ठ हो गया। क्रांतिक कोण के लिए आपको ध्यान रखना है कि ऊपर की ओर सघन माध्यम होना चाहिए, डेंसर मीडियम होना चाहिए। तो सघन माध्यम ले लिया हमने, जिसको मैंने माध्यम नंबर फर्स्ट दिया। ठीक, और दूसरी ओर मैंने कौन सा माध्यम ले लिया, विरल माध्यम ले लिया, और इसको मैंने माध्यम नंबर सेकंड दे दिया। यानी यहाँ का अपवर्तनांक n1 होगा और यहाँ का अपवर्तनांक कितना होगा, n2। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, अभिलंब हो गया। ठीक, आपतन बिंदु पर अभिलंब। अब यहाँ पर एक प्रकाश किरण हम आपतित करेंगे। इस प्रकार से एक प्रकाश किरण आपतित किया, जिसका नाम मैंने क्या दिया, PQ। और ये आपका इंसिडेंट रे है, यानी आपतित किरण। IR का क्या है वहां पर, इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण। यहां से सघन से कहा जा रहा है प्रकाश किरण, विरल में सविदाश। ठीक है, इस ट्रिक के हिसाब से जो अपवर्तित प्रकाश किरण वो अभिलंब से क्या होगी, दूर हटेगी। और इतना हटाना, चूंकि मैंने अगर यहाँ पर लिख दिया कि जो I है वही आपतन कोण ही आपका क्रांतिक कोण है, IC है, तो फिर आपको ध्यान रखना कि आपकी जो अपवर्तित प्रकाश किरण है वो इस पृष्ठ की क्या हो जाएगी, इस पृष्ठ पर ही हो जाएगी, इस पृष्ठ के संरेखी हो जाएगी, इस पृष्ठ के समांतर यहाँ पर आ जाएगी। ठीक, यानी अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा आपका, 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये तो आपका PQ हो गया, और ये आपका क्या हो गया, QR हो गया, और ये आपका क्या हो गया, रिफ्रैक्टिंग रे हो गया, यानी अपवर्तित प्रकाश किरण। तो ये बेटा अपना किरण चित्र तैयार हो गया। ठीक, अब 90 डिग्री कहां पे हो रहा है, जब आपतन कोण किसके बराबर था, क्रांतिक कोण के बराबर। ठीक, अब क्या करेंगे हम, स्नेल्स लॉ लगाएंगे। तो स्नेल के नियम से स्नेल का नियम कहता है कि आपतन कोण की जा, तो भैया आपतन कोण की जा हो गया यानी साइन I हो गया, अपवर्तन कोण की जा यानी साइन R हो गया। और ये किसके बराबर होता है, एक स्थिरांक होता है जिसे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। और मैंने पहले वीडियो में ही आपको क्लियर किया है कि यहाँ पर 1 2 या 2 1 किसके सापेक्ष किसका अपवर्तनांक होगा। तो आपकी जो प्रकाश किरण है वो 1 से कहाँ जा रही है, 2 में। और ध्यान रखिएगा जो 1 है वो आपका डेंसर मीडियम है, और जो 2 है वो आपका कैसा मीडियम है, रेयर मीडियम है। तो 1 से 2 में जा रहा, तो यहाँ तो 1 आ गया और यहाँ क्या आ गया, 2। लेकिन 1 क्या है, सघन माध्यम है, और 2 क्या है, विरल माध्यम है। ठीक है, इसी को हम यहाँ, इसी को मैंने आपको बताया था कि इसी को हम 2 1 भी लिख सकते हैं। इसके पढ़ने का तरीका क्या है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। और चूंकि हमारा जो पहला माध्यम है वो सघन है और दूसरा माध्यम कैसा है, विरल है, तो हम क्या कहेंगे, सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक, अब चूंकि आपतन कोण ही क्रांतिक कोण है, इसलिए जो अपवर्तन कोण होगा वो कितना होगा आपका, 90 डिग्री होगा। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। तो आप आपतन कोण की जगह क्रिटिकल एंगल रख दो, क्रांतिक कोण रख दो, और जो आपका अपवर्तन कोण है उसका मान कितना रखना आपको, 90 डिग्री रखना। तो आइए रखते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका साइन IC, और ये हो गया आपका साइन, और R की जगह हमने कितना रख दिया, 90 डिग्री, और बराबर क्या हो गया, n2 1। ठीक, अब इसके बाद देखो यहां पर देख लेना। ठीक, साइन IC का तो क्या हो जाएगा बेटा, साइन IC हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका साइन IC, यहाँ पर IC क्या है, क्रांतिक कोण है। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर हमने 1 रख दिया, और बराबर में क्या हो गया आपका, n2 1। तो ये हो गया आपका साइन IC बराबर। ठीक, इसको मैं 1 तो रहेगा, इसको हटा देता हूं। तो पहला तो ये हो गया आपका
कि जो साइन IC है वो n/1 के क्या हुआ, इक्वल हुआ। लेकिन ध्यान रखना ये किसके सापेक्ष किसका अपवर्तनांक है, तो ये है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। यानी पहला माध्यम आपका सघन है तो सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक। तो जब भी न्यूमेरिकल्स आता है तो उसमें देख लेना कि कौन से माध्यम के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक दिया हुआ है। यहाँ पर हम विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक इसका अपने को निकालना है। यानी हमको विरल माध्यम के सापेक्ष यानी 2:1 यानी हमको किस फॉर्म में लिखना है, 1:2 के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ध्यान रखना। और ये अभी किस फॉर्म में, 2:1 के फॉर्म में। तो इसी को हम क्या कहेंगे कि साइन IC बराबर प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत मैंने आपको पढ़ाया था। और मैंने कहा था कि अगर कहीं पर n12 है तो वो बराबर होता है 1/n21 के, या कहीं पे n21 है n21 तो उसको हम प्रकाश की उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से क्या लिख सकते हैं, n12 लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर n21 है तो ये हो जाएगा 1/n और 21 की जगह आ जाएगा 12। और हमें 12 ही चाहिए। 12 का मतलब क्या हुआ, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। और दूसरा माध्यम कैसा है आपका, विरल माध्यम है। यानी विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक। और इसी फॉर्म में अपने को फार्मूला डिराइव करना है। तो यहां से इसका पक्षांतरण कर दो, इसको इधर और इसको इधर। तो फाइनली हमारे पास n12 बराबर जो आएगा वो आएगा 1/sin IC। ठीक, और ये हो गया। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। n12 का मतलब क्या हुआ कि 1 का मतलब तो हो गया आपका कौन सा माध्यम हो गया, सघन हो गया। और 2 का मतलब क्या हो गया आपका, विरल हो गया। तो ये विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो क्रांतिक कोण की जाग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यही अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में अभिष्ट संबंध है। न्यूमेरिकल जब दिया हुआ रहे तो आपको ध्यान रखना है कि कौन से माध्यम के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक दिया हुआ है। अगर आपको यहाँ पर पहले के सापेक्ष दूसरे का मतलब सघन के सापेक्ष विरल का अगर अपवर्तनांक दिया है तो वो साइन IC के क्या होगा, समानुपाती होगा। और अगर विरल के सापेक्ष सघन का अपवर्तनांक दिया हुआ है तो वो साइन IC के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, बेटा ये ध्यान से देख लो। और ये हो गया आपका क्रांतिक कोण यानी IC और माध्यम का जो सापेक्ष अपवर्तनांक है उसमें संबंध। ठीक है, ध्यान रखिएगा जिन माध्यमों का सापेक्ष अपवर्तनांक अधिक होता है, ठीक है, सापेक्ष अपवर्तनांक अधिक होता है उसके लिए क्रांतिक कोण का जो मान होता है वो कम होता है। यानी अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण, अपवर्तनांक और जो क्रांतिक कोण होता है वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा उसका क्रांतिक कोण क्या होगा, कम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए वायु निर्वात हो गया, ठीक है, उसके बाद फिर आपका जल हो गया, कांच हो गया और हीरा हो गया। तो हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है 2.42, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था। तो हीरे और वायु के लिए, ठीक है, यानी सघन माध्यम हमने हीरा ले लिया और विरल माध्यम वायु ले लिया। तो हीरे और वायु के लिए जो क्रांतिक कोण आएगा वो क्या आएगा, सबसे कम आएगा। ठीक है, क्योंकि हीरे का अपवर्तनांक जो है वो सबसे ज्यादा है, इसलिए हीरे के और वायु पेयर्स के लिए जो आपका क्रांतिक कोण का मान रहेगा वो सबसे कम। तो जिसका अपवर्तनांक ज्यादा उसके लिए क्रांतिक कोण का मान क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको क्रांतिक कोण क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। क्रांतिक कोण और माध्यम के अपवर्तनांक के बीच में संबंध भी ये आपको समझ में आ गया। और क्रांतिक कोण और जो सघन माध्यम का अपवर्तनांक है विरल के सापेक्ष वो क्रांतिक कोण के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, तो सबसे कम क्रांतिक कोण किसके लिए आएगा, हीरे के लिए। ठीक,
हीरे और वायु की। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक, कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? पूर्ण टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक, तो आइए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, और इस बार तो आने की संभावना इसकी, तो ध्यान से समझिएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? हमने एक पृष्ठ ले लिया और यहाँ पर हमने ले लिया सघन माध्यम, ठीक है, और इधर की ओर ले लिया हमने विरल माध्यम। ये आपका पहला माध्यम हो गया और ये आपका कौन सा हो गया? दूसरा माध्यम। अब याद करो कि अभी अभी मैंने आपको बताया कि अगर किसी प्रकाश किरण को क्रांतिक कोण के साथ आपतित किया जाए, यानी I बराबर IC, ठीक है, यानी आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर है, तो अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, यानी जो अपवर्तित प्रकाश किरण है वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो आपका PQ हो गया और ये आपका क्या हो गया? और अपवर्तन कोण का मान R बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री। अब सोचो कि अगर इसके बाद आपतन कोण का मान और थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो ये हमने एक को ले लिया यहाँ पर, ये आपका सघन माध्यम हो गया, ये आपका विरल माध्यम हो गया, और इस बार हमने जो प्रकाश किरण को आपतित किया है PQ को, उसके लिए आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक है, यानी आपतन कोण का मान अगर क्रांतिक कोण के बराबर होता है तो ये तो फिक्स हो गया कि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, ऐसे कोण को हम क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। लेकिन सोचो अगर थोड़ा सा और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा और बढ़ा दें, तो ये जो आपकी प्रकाश किरण जो हटते हटते यहाँ तक आ गई, ये वापिस से और हटते फिर क्या होगा? वो जिस माध्यम में आई थी, यानी सघन माध्यम से आई थी, तो पुनः सघन माध्यम से ही क्या हो जाती है? लौट जाती है। तो ये तब होगा जब नंबर 1, जब आपकी प्रकाश किरण सघन से कहां जा रही हो? विरल में जा रही हो। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त है। अगर आप पूर्ण आंतरिक परावर्तन करवाना चाहते हो तो आपको ध्यान रखना है कि प्रकाश किरण सघन से किधर की ओर जाना चाहिए? विरल माध्यम की ओर जाना चाहिए। और दूसरी खास बात कि जो आपतन कोण है, आपतन कोण यानी जिसको हम काई से दर्शा रहे हैं एंगल I से, उसका मान ग्रेटर देन होना चाहिए, अधिक होना चाहिए किससे? क्रांतिक कोण से। वहां पर जो भी आपका सघन विरल माध्यम है उनके लिए जो क्रांतिक कोण है, उस क्रांतिक कोण के मान से IC से क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन होना चाहिए। तो अगर कोई प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही हो और अगर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से क्या हो? अधिक हो, तो वह प्रकाश किरण पुनः उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। प्रकाश की इसी घटना को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, क्या कहेंगे बेटा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की डेफिनेशन क्या हुई कि जब प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश कर रहा हो और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से क्या हो? अधिक हो, तो वह प्रकाश किरण पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है। प्रकाश की इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या क्या शर्तें? दो काफी इंपॉर्टेंट शर्तें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक तो प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में जाना चाहिए और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ, ये दोनों शर्तें लागू हुई, तो वहां पर क्या होगा? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश किरण किस माध्यम से किस माध्यम की ओर जाना चाहिए? तो आपका आंसर रहेगा सघन से
विरल माध्यम में जाना चाहिए। दूसरा एमसीक्यू क्वेश्चन और क्या बन सकता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए बताइए, इनमें 4 ऑप्शन दे देंगे तो वहां पर सही ऑप्शन रहेगा कि जो आपतन कोण है वो क्रांतिक कोण के मान से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। क्लियर? तो ये हो गया आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन सी है तो वो मैंने आपको बता दिया। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित ये जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो आपको ये ध्यान रखना। ठीक, अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं इस वाले में कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित कुछ आवश्यक घटनाएं हैं, महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिनका एमसीक्यू क्वेश्चन में और या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार बोर्ड एग्जाम में या कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो घटनाएं आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण घटना है। ठीक है, और इन घटनाओं के बारे में ध्यान रखना, इस बार घटना के बारे में आने की संभावना बहुत ज्यादा। नंबर 1 जो कि सबसे खास है और वो है आपका ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, कहीं कहीं पे हिंदी में ऑप्टिकल फाइबर भी लिखा हुआ आ जाता है, ऑप्टिकल फाइबर जिसे कहते हैं प्रकाशिक तंतु। तो वो आपसे पूछेगा कि प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपको ध्यान रखना है प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये प्रकाशिक तंतु किस घटना पर आधारित है, तो प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित है। ठीक है, और प्रकाशिक तंतु के अंदर केवल प्रकाश सिग्नलों को ही हम क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। अगर आप विद्युत सिग्नल को प्रकाशिक तंतु के अंदर भेजना चाहते हो तो पहले आपका विद्युत सिग्नल आपको काय में चेंज करना पड़ेगा, प्रकाश सिग्नल में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर यानी प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नंबर दूसरा क्या रहेगा आपका कि हीरे का चमकना। ठीक, हीरे का चमकना, एक ध्यान रखना, एक तारों का टिमटिमाना, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि तारों का जो टिमटिमाना है वो प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित है। और यहाँ पर जो हीरे का चमकना है वो कौन सी घटना पर आधारित है, वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। तो यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और तारों का टिमटिमाना जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन करके आ जाते हैं। तो स्पेशली इसको आप ध्यान रखिएगा कि तारों का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण होता है, जबकि हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। ठीक, नंबर तीसरा जो है मृग तृष्णा होता है, जिसको मरीचिका भी बोलते हैं, मरीचिका। ठीक है, यानी रेगिस्तानों में गर्मी के दिनों में कई सारे जानवर होते हैं, उनको कुछ दूरी पर पानी होने का, जल होने का आभास होता है, जिसे मृग तृष्णा या मरीचिका कहते हैं। और यह भी किस कारण होता है, यह एक तरह की भ्रांति होती है। यह भ्रांति किस कारण उत्पन्न होती है, तो मृग तृष्णा या मरीचिका किस कारण होता है, तो वो भी आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। उसके बाद फिर आपका पूर्ण परावर्तक प्रिज्म। ठीक है, ये पूर्ण परावर्तक जो प्रिज्म होता है ये किसी भी आपतित किरण को 90 डिग्री के साथ या 180 डिग्री के साथ क्या कर देता है, वहां पर मोड़ देता है। तो जो आपका पूर्ण परावर्तक प्रिज्म होता है वह भी किस सिद्धांत पर कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, और लास्ट एक और आप ध्यान रखिएगा, जल से भरे हुए पात्र में, जल से भरे हुए पात्र में एक कांच की नली डुबोने पर, काय की नली है, कांच की नली, कांच की नली डुबोने पर ये चांदी की तरह, चांदी की तरह चमकती हुई दिखाई देती है, चमकती हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो
जल से भरे हुए पात्र में किसी कांच की नली को डुबोने पर जब प्रेक्षक उसको देखेगा विरल माध्यम से, तो उसको वह कांच की नली चांदी की तरह चमकती हुई दिखाई देती है। यह भी किस कारण होता है? तो यह भी होता है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो ये कुछ घटनाएं हैं जिनमें से ये स्टार्टिंग की जो 2-3 घटनाएं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑप्टिकल फाइबर तो कतई मत छोड़ना आप, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये सारी घटनाएं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। अपवर्तन के सिद्धांत पर कौन कौन सी घटनाएं कार्य करती है वो आपने नहीं देखा है तो जाकर पिछले वाले वीडियो में आप देख लेना। आज के सेशन में मैंने आपको क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध समझा दिया, ठीक है। उसके बाद फिर जिसका जो अपवर्तनांक होता है, सघन माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो क्रांतिक कोण के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। और साथ ही साथ में हमने पढ़ा कि जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है वो क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या क्या शर्तें होती है? और पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो बोर्ड एग्जाम में या कोई सा भी साइंस का कंपटीशन एग्जाम हो तो उसमें पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना बहुत है। कल मैं फिर एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें हम पढ़ेंगे गोली पृष्ठ चाहे वह उत्तल हो चाहे उत्तल हो, कॉनकेव हो या फिर कॉन्वेक्स हो, उसके लिए अपवर्तन का समीकरण। तो आज के लिए इतना बहुत है। पढ़ते रहिए और रिद्धि सिद्धि फिजिक्स कोचिंग क्लासेस के साथ जुड़िए, ठीक है। और जुड़े रहिए। सभी को जय श्री राधे राधे।